हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर से हम वेक्टर कैलकुलस के ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस के ऊपर। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे लेक्चर से वेक्टर कैलकुलस के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करवाई हैं। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं आपको इतनी सारी प्रॉब्लम करा देना चाहता हूं ताकि जो कंसेप्ट है ना ईएमएफटी के, वो आपको हमेशा बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो यहां पर आप देखेंगे आज के लेक्चर में जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें आपको एक वेक्टर ए गिवन है और आपको फाइंड आउट करने बोला है क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डीएल वेयर कैपिटल एल इज गिवन बाय दिस। आप देख सकते हैं आपको फिगर मेंशन है। यहां पर आपको समझना होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब भी आपको मैंने करवाई थी। वहां पर मैंने आपको समझाया था कि ए डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ए। तो यहां पर सर्कुलेशन ऑफ ए भी आपसे पूछ सकता था। ठीक है, यहां पर मैंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है, आपसे थ्योरी वाइज भी पूछ सकता था। तो यहां पर अगर आप इस प्रॉब्लम को समझेंगे तो हमने एक थ्योरम भी पढ़ रखा है जिसे हम कहते हैं स्टोक्स थ्योरम। प्रीवियस 2 से 3 लेक्चर में मैंने आपको डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम करवाई है। अगर आपको याद हो स्टोक्स थ्योरम हमारा क्या होता है, ए डॉट डीएल इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए डॉट डीएस। ये आपका होता है स्टोक्स थ्योरम। तो अगर आप चाहें तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं इस तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डीएल से। तो यहां पर इसे हम नाम दे देते हैं मेथड नंबर 1। आप समझिए, जब आप बात करते हैं ना क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डीएल के, ठीक है, तो आपको यह समझना होगा कि ये जो पाथ एल है आपका, वो आपको यहां पर रिप्रेजेंटेड है। आप देखिए ये इस तरीके से एरोज बने हुए हैं आपके। आप चाहें तो इसे नाम दे दीजिए पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। तो 1 2 3, तो बेसिकली आपको ना यहां पर 3 ओपन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने होंगे। आप बेसिकली यहां पर ए डॉट डीएल को लिख सकते हैं, ए डॉट डीएल फॉर पाथ 1, ए डॉट डीएल फॉर पाथ 2 और एट लास्ट ए डॉट डीएल फॉर पाथ 3। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो हम 1 बाय 1 अब तीनों को यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो आप समझिए, फर्स्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए डॉट डीएल फॉर पाथ 1, तो इसके लिए आपको यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डीएल क्या होगा। तो आप देखिए डीएल पाथ 1 को अगर आप यहां ध्यान से अंडरस्टैंड करने के लिए जाएंगे तो पाथ 1 में आपको यह समझना होगा कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं। मैंने हमेशा यही बताया है डीएल के केस में कि जो चेंज हो रहा होता है उसे आपको कंसीडर करना है। डीएल का वैसे ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डीएल का फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए, dx ax प्लस dy ay प्लस dz az। लेकिन चेंज क्या क्या हो रहे हैं अगर आप देखेंगे, देखिए यहां पर सिर्फ x और y हैं, ठीक है ना, मतलब आप एक्स वाई प्लेन पर हैं, z तो कहीं पर है ही नहीं। इसका मतलब dz az वाला टर्म कभी आ ही नहीं सकता। आप यहां पर z की बात ही नहीं कर रहे हो। dl वैसे क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, dx ax प्लस dy ay प्लस dz az। लेकिन अभी आपके लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ dx ax प्लस dy ay। उसमें से भी आपको देखना होगा कि x और y में से कौन सा चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहे हैं। जहां पर दोनों चेंज हो रहे होंगे आप क्या लिखोगे, dx ax प्लस dy ay। लेकिन जहां पर सिर्फ कोई एक चेंज हो रहा होगा वहां पर आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। तो आप देखो फर्स्ट पाथ के लिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं। देखो कोई एक कब चेंज होगा, जब आप सिर्फ y एक्सिस पर होगे या सिर्फ x एक्सिस पर होगे। जैसे आप देखो पाथ नंबर 3 को, पाथ नंबर 3 पे आप सिर्फ किस पे हो, x एक्सिस पे हो। दैट मींस आपका सिर्फ और सिर्फ x चेंज हो रहा है 2 से लेकर 0 तक, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना होगा, यहां पर आप बीच में हो, ना x एक्सिस पे हो ना y एक्सिस पे हो। इसका मतलब x और y दोनों चेंज हो रहे हैं। तो आपका जो dl होगा वो क्या होगा, dx ax प्लस dy ay। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको करना क्या होगा, देखो आपको यहां पे निकालना होगा a डॉट dl। तो a डॉट dl की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहां पर ax डॉट ax1 होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है। यहां पर ऑब्वियस सी बात है आपका ay होगा। और यहां पर अगर आप देखोगे ay डॉट ay, ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका होता है 1। अगर आप ax डॉट ay करते हो तब भी आंसर आपको 0 मिलेगा
और ay डॉट ax करोगे तब भी आंसर 0 मिलेगा, ये हमें अच्छे से पता है। तो आप यहां पर समझो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, देख सकते हो आप, माइनस वाई डी वाई, ये आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो जब हमने a डॉट डी एल अचीव किया है ना, तो उसमें अब आपको एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना होगा कि यहां पर आपका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ओवरऑल आपको करना तो इंटीग्रेशन ही है, और यहां पर आपका y के रेस्पेक्ट में होगा। जब आप y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इस टर्म का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि यहां पर x और y दोनों हैं, तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, लेकिन y का क्या होगा? आप बोलोगे चूंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। y को आप तभी बाहर निकाल सकते हो जब y कांस्टेंट हो। क्या यहां पर y कांस्टेंट है? पाथ नंबर 1 में आप देखो y भी यहां पर वेरिएबल है, चूंकि यहां पर y भी वेरिएबल है, y कांस्टेंट नहीं है। आप देख सकते हो y की वैल्यू आपकी कहां से कहां वैरी हो रही है, 0 से लेकर 1 तक। कैसे समझे हम लोग? आप देखो यहां पर 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट है 0,0 और ये दूसरा पॉइंट आपका क्या है 1,1। आप देख सकते हो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो आपका x भी 0 से 1 चेंज हो रहा है और y भी क्या हो रहा है, 0 से 1 ही चेंज हो रहा है। तो आपका x और y दोनों ही कांस्टेंट नहीं है। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे a डॉट dl का, तो यहां पर जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होगा तो आप y को बाहर नहीं कर सकते हो, आपको y का भी करना पड़ेगा। तो फिर आप y का कैसे करोगे x के रेस्पेक्ट में? प्रॉब्लम हो गई। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होता है कि आप y और x में रिलेशनशिप निकाल लो और सभी को आप या तो x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो या तो सभी को आप y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। तो वही हम यहां पर कर लेते हैं। आप समझो यहां पर जैसा मैंने आपको पॉइंट शो किए 0 0, 1 1, ठीक है ना, 0 0 और 1 1 आपके 2 पॉइंट हैं। तो आप क्या करोगे, लाइन का इक्वेशन बना लोगे जिससे कि आपको रिलेशनशिप मिल जाएगा। लाइन का इक्वेशन आपको आना चाहिए। देखो यहां पर अगर इसे मैं नाम दे दूं x1 y1, इसे नाम दे दूं x2 y2, तो लाइन का इक्वेशन आपका क्या होता है? लाइन का इक्वेशन आपका होता है y माइनस y1 स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1, ये होता है आपका लाइन का इक्वेशन। ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या शो करता है? आपका स्लोप शो करता है। और y1 x1 y2 x2 आप किसी को भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी पॉइंट को x1 y1 लो, इसको x2 y2 लो, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो आप देखो y माइनस y1, y1 क्या है 0, तो y, y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 0 1, x2 माइनस x1 अगेन 1 माइनस 0 1, x माइनस x1 तो x माइनस 0। तो आंसर क्या आ गया एक्चुअल में आपका? y इक्वल टू x आ गया। ये आप देख सकते हो काफी इजी हो गया हमारे लिए, y इक्वल टू एक्स मिल गया ना। तो अब क्या रहेगा, जहां जहां y दिखाई दे रहा है वहां वहां x पुट कर दो। और एक और काम करो इजी बनाने के लिए, आप क्या करो dy की जगह dx कर दो। जब y x के इक्वल है तो dy dx के इक्वल हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पर अब सारी चीजें आप पुट कर दो, तो देखो क्या होगा, a डॉट dl इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब dx माइनस एक्स dx। ये पॉइंट समझ में आ गया? y की जगह x, dy की जगह dx, यहां भी y की जगह x, तो x क्यूब। अब आपको इसका फाइनली इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेना है, तो कर लेते हैं। देखो यहां पर जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो a डॉट dl कितना हो जाएगा? देखो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब dx, और x की लिमिट तो हमें आती है ना, देखो 0 से 1, x कहां से कहां चेंज हो रहा है, x1 टू x2, 0 टू 1, तो यहां पर आप पुट कर दो 0 टू 1 माइनस x dx, फिर से 0 से 1। तो बस काफी इजी अब हमारे लिए। कितना हो जाएगा देखो, x की पावर 4 अपॉन 4, 0 से 1, और यहां पर x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, तो 1 पुट करोगे तो 1 बाई 4, 1 पुट करोगे तो 1 बाई 2, तो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, आंसर कितना होगा? माइनस 1 बाई 4। तो ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा माइनस 1 बाई 4। तो ये हमने यहां पर फर्स्ट आंसर अचीव कर लिया। ठीक है, ये हमारा आंसर यहां पर आ गया है। ठीक है, इसका आंसर मैं मेंशन कर देता हूं, इसका आंसर हमारा आया है माइनस 1 बाई 4।
क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। एक काम और करते हैं, आप देखो हमें सेकंड आंसर कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थर्ड आंसर यहां कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखो आप थर्ड आंसर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तीनों को अलग अलग करना है आपको और तीनों को आपको ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहां पर अगर आप थर्ड आंसर कैलकुलेट करने के लिए जाते हो, इसको भी आप समझ लो, तो देखो ये आपका क्या था, ये आपका था फर्स्ट। अब आप देखो थर्ड को, जब आप थर्ड को कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था, चेंज क्या हो रहा है आपका x, क्योंकि आप x एक्सिस पर हो, y तो जीरो ही होगा, y जीरो पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर आपका सिर्फ x चेंज हो रहा है तो dl क्या मेंशन करोगे, dx ax मेंशन करोगे ना, तो a डॉट dl क्या हो जाएगा, देखो ax डॉट ax 1, तो x स्क्वायर y dx हो जाएगा, क्योंकि ax डॉट ay तो जीरो ही हो जाएगा। यहां पर देखो इस केस को मैंने पहले क्यों बताया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो जैसे ही आपने a डॉट dl निकाला ना, आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। आप देखो आप कौन से एक्सिस पर हो, x एक्सिस पर हो ना, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू किस पर कांस्टेंट होती है, जीरो पर, ये हमें पता है अच्छे से। तो जब y जीरो पे कांस्टेंट है तो y की वैल्यू जब आप जीरो पुट कर दोगे तो क्या मीनिंग बचती है फिर इसकी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जीरो हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। तो इसलिए मैंने आपको थर्ड कैलकुलेशन यहां पहले बता दिया, तो इसका आंसर भी हम मेंशन कर देते हैं, इसका आंसर है जीरो, ठीक है। और अब मैं थोड़ा क्लीन करता हूं और सेकंड कैलकुलेशन आपको शो करता हूं। अब यहां पर सेकंड कैलकुलेशन आप देखो, जब आप सेकंड कैलकुलेशन के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको डीएल यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप देखो यहां पे फिर से आपके ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, मतलब x भी चेंज हो रहा है, y भी, क्योंकि ना तो आप x एक्सिस पे हो ना ही आप y एक्सिस पर हो। आपको दोनों पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे होंगे, देखो ये पॉइंट है 1,1 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0, क्योंकि x एक्सिस पर y क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पॉइंट 2 पहले से था, 2,0 हो गया। तो यहां पर आपका जो x है वो कहां से कहां चेंज हो रहा है, 1 से 2, y कहां से कहां चेंज हो रहा है, 1 से 0, दोनों ही वेरिएबल हैं। तो dl क्या हो जाएगा, dx ax प्लस dy ay, ये आप यहां पर मेंशन कर दोगे बड़े आराम से, इस पे कोई प्रॉब्लम है हमें, बिल्कुल भी नहीं। अब आप देखो, अब आप a डॉट dl अचीव करोगे, a डॉट dl क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y dx माइनस y dy, ये ऑलरेडी हम पहले भी निकाल चुके हैं केस नंबर 1 के लिए भी। अब आप समझो, अब आप क्या करोगे, अब आपको यहां पे ये अंडरस्टैंड करना होगा फिर से कि यहां पर ना तो x कांस्टेंट है ना ही y, तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन फिर से डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और y कांस्टेंट नहीं है। तो आपको फिर से x और y में रिलेशनशिप डेवलप करना होगा। तो क्या होगा रिलेशनशिप, देखते हैं फिर से। आप देखो यहां पर इसको x2 y2 ही रहने दो, इसको हम नाम दे देते हैं x1 और y1, ठीक है। फिर से लाइन का इक्वेशन लिखते हैं और रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। आप देखो यहां पर कितना हो जाएगा, y माइनस y1, y1 कितना लिए हो, 0, फिर स्लोप y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 0, x2 माइनस x1, ध्यान देना x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2 है, तो स्लोप नेगेटिव आएगी। वैसे भी स्लोप नेगेटिव क्यों आएगी, आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले केस में आप ऊपर की तरफ जा रहे थे, स्लोप पॉजिटिव, सेकेंड केस में नीचे की तरफ हो, स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, x माइनस x1, तो x कितना है, x ही है, x1 कितना है आपका 2 है, तो यहां पर मेंशन कर दोगे, तो रिलेशनशिप कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो माइनस x प्लस 2, ये आपका रिलेशनशिप यहां पर निकल जाएगा। क्लियर, यहां से आप चाहो तो dy का रिलेशनशिप भी अचीव कर सकते हो, dy इज इक्वल टू माइनस dx, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dy माइनस dx 2 का तो 0 होता है, तो ये आपका रिलेशनशिप आ गया। अब आप सिंपली यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लो, तो आपको करना क्या है, आपको करना है a डॉट dl, तो यहां से हम क्या करेंगे ना, सब चीजों को x के फॉर्म में ही लिख देंगे, जैसा हमने केस नंबर 1 में किया था, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखो, आपका ये रहा है a डॉट dl, तो यहां पर आपको क्या पुट करना होगा, x स्क्वायर, और उसके बाद y की जगह क्या पुट करोगे, 2 माइनस एक्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 2 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फिर dx, उसके बाद माइनस, फिर से y की जगह क्या पुट करना है आपको, 2 माइनस एक्स,
और ये कितना हो जाएगा वापस से, एक चीज और देखो, आप dy की जगह माइनस dx पुट करोगे तो dx और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस dx था। लिमिट अब चेक कर लो, अब x की लिमिट ही खाली पुट करनी होगी। x की लिमिट क्या है आपकी, 1 से 2 है, तो 1 से 2 और 1 से 2। अब हम इसे यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो पहला जो आपका इंटीग्रेशन होगा, मैं थोड़ा सा और ओपन कर देता हूं यहां पर, आप देखो 0 से 2, ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर dx, फिर माइनस x का क्यूब dx, और बेसिकली 1 से 2 है ना लिमिट आपकी, 0 से 2 नहीं है आपकी लिमिट, क्या है यहां पर 1 से 2 है, आप देख सकते हो। क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट कितना है आपका, नेक्स्ट है आपका 2 माइनस एक्स, तो 2 dx और माइनस x dx, सबकी लिमिट आपकी 1 से 2 ही है। ये मैंने सबको यहां पर अलग अलग करके लिख दिया है, आप देख लो। 2x का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यूब था, फिर खाली 2 था, फिर क्या था, खाली माइनस एक्स था। तो यहां पर मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है ताकि थोड़ा और अच्छे से आपको शो करके दिखा सकूं पूरा फाइनल आंसर। तो आप देखो यहां पर जो आपका फर्स्ट टर्म है आपका क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, लिमिट 1 से 2, फिर माइनस ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट अगेन 1 से 2, फिर प्लस है तो कितना हो जाएगा 2x, लिमिट 1 से 2। x क्यों आएगा, क्योंकि 2 तो पहले से था, dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर आप देखो माइनस x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या है फिर से 1 से 2। अब हम बस क्या करेंगे ना, लिमिट पुट कर देंगे और सब कुछ ओपन कर देते हैं, फिर बस बड़े आराम से कैलकुलेशन देख लेंगे। अगर आप श्योर हो कैलकुलेशन के लिए तो आप स्किप करके अपना फाइनल आंसर चेक कर लो। तो आप देखो यहां पर कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 मतलब 8, और 2 पहले से है तो 16 बाई 3, फिर लोअर लिमिट तो माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा 2 बाई 3, फिर यहां पहले से ही माइनस है ध्यान रखना, तो 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 16 बाई 4 4, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 4, फिर माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 बाई 4। फिर यहां पर देखो, यहां पर जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो आंसर कितना होगा 4, 2 इंटू 2 4, लोअर लिमिट में 2 इंटू 1 2, तो 4 माइनस 2 2, तो सीधा प्लस 2 लिख देते हैं। उसके बाद फिर से माइनस साइन है, तो देखो यहां पर 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2, और फिर लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा 1 बाई 2। अब यहां पर अगर फाइनल आंसर चेक करें तो देखो बड़े आराम से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 16 माइनस 3 माइनस 2 बाई 3, ये हो जाएगा आपका 14 बाई 3, और उसके अलावा 1 बाई 4 1 बाई 2, ये हो जाएगा आपका 3 बाई 4, और ये माइनस 4। ये सारी चीजें हो गई, बस अब एलसीएम ले लो। तो देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 12, तो यहां पर 14 इंटू 4 56, उसके बाद 3 इंटू 3 प्लस 9, और 12 इंटू 4 48। ठीक है, तो यहां पर हमने एलसीएम भी ले लिया। अब आप देखो 56 प्लस 9 ये हो जाएगा हमारा 65, 65 माइनस 48 ये हो जाएगा 17, तो आपका आंसर आ रहा है 17 बाई 12। ये आपका यहां पर आंसर निकल कर आ रहा है। पॉइंट समझ में आया। अब आप देखो हमारा सेकेंड आंसर निकल कर आया है 17 बाई 12। आपका टारगेट क्या है, सबको ऐड करना है, थर्ड वाला तो जीरो ही है, क्या ऐड करोगे उसको, तो 17 बाई 12 माइनस 1 बाई 4, तो ये जो आपका ओवरऑल ए डॉट डीएल आएगा 17 बाई 12 माइनस 1 बाई 4, अगर हम एलसीएम ले ले 12 तो 17 माइनस ये कितना हो जाएगा 3, तो ये आंसर आएगा आपका 14 बाई 12 मतलब 7 बाई 6, ये आपका आंसर आएगा फुल एंड फाइनल। ठीक है, तो आई होप मैंने पूरा कैलकुलेशन करेक्ट किया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेम आंसर लेकर आना है या आपको सेम चीज फिर से वापस से रिपीट करनी है इस फॉर्मूले का यूज करके, डेल क्रॉस ए डॉट डीएस। आपको चेक करना है कि क्या सेम आंसर आता है, और अगर सेम आंसर यहां पर नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है,
या सेम आंसर आता है तो आपका वेरीफाई हो गया। दोनों ही सिचुएशन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ कि क्या स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये आप लोगों के लिए अब होमवर्क है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम करा दी है। तो चूंकि ये प्रॉब्लम काफी लेंदी चली गई है, तो इसलिए आज के लेक्चर में मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो आपका लास्ट लेक्चर होगा वेक्टर कैलकुलस की प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम होंगी तो मैं आपको जरूर करा दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।